Hello students, my name is Professor Ashish Bidkar. I am from St. Wilfrid College Arts, Commerce, Science, Panvel. We are having a lecture series on classical physics. This is our second lecture. In first lecture, we saw what is the concept of force, what is the Newton's first law of motion, and we saw what is the inertial frame of references. अगर आपको फर्स्ट लेक्चर अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर रेफर करना जरूरी है. सो आई विल रिकमेंड यू, इफ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट लेक्चर, then go back to the first lecture and then you can come back to the second lecture, because in this lecture we are continuing what we have left behind in the first lecture. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है. हम लोग इस लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं, सूडो फोर्सेस क्या होते हैं वो देखने वाले हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो वी स्टार्ट विद द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करता है. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट. अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो स्टेट कैसे है, मतलब वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करेगा. लेकिन सेकंड लॉ में उसने ये आंसर दिया है कि इफ देयर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है या फिर वो जो रेस्ट में है तो वो मोशन कैसे चेंज होगा, दैट वी आर गोइंग टू आंसर. सो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. इमेजिन दैट यू आर पुशिंग अ आइस अक्रॉस द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो हम लोग फ्लोर का जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आइस ब्लॉक को हम लोग फ्लोर के ऊपर पुश कर रहे हैं. सो व्हेन यू एक्सर्ट सम एक्सटर्नल फोर्स F, द ब्लॉक मूव्स विद सम एक्सेलरेशन A. तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग वो आइस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा. जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में वो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा. सो पहले वो जो ब्लॉक था वो ब्लॉक रेस्ट में था, उसके बाद हम लोगों ने जब फोर्स अप्लाई किया तब उसका वेलोसिटी चेंज हो गया. तो जितना हम लोगों ने फोर्स लगाया है उतना ही उसके ही हिसाब से उसका वेलोसिटी चेंज होगा. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. मैं रेट ऑफ चेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले जब वो स्टेडी स्टेट में था या फिर वो जब रेस्ट में था तब उसका वेलोसिटी जीरो था. जब हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. सो वो जीरो से कोई वेलोसिटी अटेन कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है, विद टाइम इट इज चेंजिंग द वेलोसिटी. सो वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. तो अगर हम लोगों ने उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई किया है तो लेट्स सपोज इट गेन्स सम एक्सेलरेशन A इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो इफ यू अप्लाई द फोर्स ट्वाइस, अगर हम लोगों ने जो अप्लाई फोर्स किया है उसको अगर हम लोग ट्वाइस करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा. इफ यू इंक्रीज द फोर्स टू 3F, मतलब अगर हम लोगों ने फोर्स को थ्राइस कर दिया या फिर ट्रिपल कर दिया तो उसका एक्सेलरेशन ट्रिपल हो जाएगा. ओके, एंड सो ऑन. अगर हम लोगों ने 4 टाइम्स किया तो उसका एक्सेलरेशन 4 टाइम्स होगा. So from this observation, we can conclude that the acceleration of the object is directly proportional to the resultant force acting upon it. जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन उसके फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कितना फोर्स अप्लाई किया है. इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. तो तुम्हें पता होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन दैट वी सेड. तो अगर हम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हम लोगों को कोई कांस्टेंट वहां पे रखना पड़ेगा. तो वो जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट इज नथिंग बट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और वो जो मास होता है वो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर समझो कि तुमने F फोर्स अप्लाई किया, कोई छोटे एक बॉल पे समझो तुमने F फोर्स अप्लाई किया, तो बॉल का मास तो बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. विथ रिस्पेक्ट टू दैट, अगर हम लोगों ने सेम फोर्स जो बॉल पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो अगर हम लोगों ने किसी बिगर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया, समझो हम लोगों ने वही सेम फोर्स अगर हम लोगों ने कार के ऊपर अप्लाई किया, तो वो सेम फोर्स की वजह से कार मूव नहीं होने वाला, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन जीरो होगा. अगर हम लोगों ने वही सेम फोर्स बॉल से अगर कोई बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे, थोड़ा बड़ा वाला ऑब्जेक्ट अगर ले लो, उसके ऊपर अगर हम लोगों ने अप्लाई किया तो उसके हिसाब से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन बॉल के एक्सेलरेशन के हिसाब से कम होगा. सो इन दैट सेंस वी कैन से कि ऑब्जेक्ट का मास जितना बड़ा होगा, अगर हम लोग सेम फोर्स अगर हम लोग डिफरेंट मास के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा. तो इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन
डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा। मतलब अगर हम लोग सेम फोर्स की बात करते हैं, अगर हम लोगों ने सेम फोर्स डिफरेंट डिफरेंट मास के ऊपर अप्लाई किया तो जो मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जो मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इन दैट सेंस वी कैन मेक अ स्टेटमेंट अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ। तो स्टेटमेंट क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है उसके ऊपर उसका एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो जितना ज्यादा मास है उतना उसका एक्सेलरेशन कम होगा। So in that sense, a mathematical statement is nothing but F is equal to ma, where F is nothing but the applied force, m is the mass of the object, and a is nothing but the acceleration of the object. Now ये जो फोर्स है, ये फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए? तो हमें पता है कि हर एक क्वांटिटी का, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, या फिर टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, या फिर मास का यूनिट होता है केजी। तो ऐसे हर एक क्वांटिटी का यूनिट होता है। तो फोर्स का भी कोई यूनिट होगा। सो विल सी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। सो इन एसआई यूनिट्स, एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल यूनिट में, मतलब ये यूनिट सब जगह पे कॉमन है, मतलब पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में ये यूनिट कॉमन है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ये लॉ दिया है इसलिए हम लोगों ने ऑनररी न्यूटन का नाम वो यूनिट पे लगा दिया है। सो विच डिफाइंस एज अ फोर्स दैट व्हेन एन एक्टिंग 1 kg ऑफ मास, मतलब जो फोर्स 1 kg ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उतना फोर्स जो हम लोग 1 kg मास पे अप्लाई करेंगे, तो अगर उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब हम लोगों ने कितना फोर्स अप्लाई किया? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। So from this definition, the Newton's second law, we can see that the Newton can be expressed in terms of the following fundamental units of mass, length and time. तो मास का यूनिट है kg, लेंथ का यूनिट है मीटर, एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। सो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि kg ये यूनिट है मास का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो अगर तुम बोलोगे कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो गया? सो यू नो दैट कि वेलोसिटी इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम में? तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ लेंथ। लेंथ इज नथिंग, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। कितने टाइम में हो रहा है? पर यूनिट टाइम में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज अ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है? टाइम के हिसाब से, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो हम लोगों के पास डिनोमिनेटर में और एक सेकंड आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज डिफाइंड एज अ 1 न्यूटन। ओके, सो हम लोग जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स तो हम उसको तो हम लोग फोर्स बोलेंगे, लेकिन देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर कॉल्ड एज सूडो फोर्सेस, जो हम लोग अप्लाई नहीं करते, बट बिकॉज ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, वो सिस्टम वो चीजों पे फोर्स अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि अगर हम लोगों के पास एक रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे अगर हम लोग कोई ब्लॉक को मूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो रफ सरफेस जो होगा, वो रफ सरफेस उसको मूव करने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल समझो कि ब्लॉक का मास बहुत ज्यादा है, तो अगर मैंने उसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई किया, तो वो कम फोर्स की वजह से वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लॉक इज अप्लाइंग द सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ब्लॉक मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आता है? वो फ्रिक्शनल फोर्स इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आता है। सो इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ऑन अ बुक, अगर हम लोगों ने एक बुक के ऊपर अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया टू द राइट, तो बुक विल रिमेन स्टेशनरी इफ f इज नॉट टू ग्रेट। मतलब अगर f बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो वो जो बुक है वो बुक स्टेशनरी रहेगा, वो बुक मूव नहीं करेगा। अगर हम लोगों ने एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो वो बुक मूव नहीं करेगा। द फोर्स दैट काउंटर्स f एंड कीप्स द बुक फ्रॉम द मूविंग एक्ट टू द लेफ्ट एंड कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स हमारे फोर्स अप्लाइड फोर्स पे काउंटर कर रहा है, जो हमारे बुक को मूव करने नहीं दे रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आता है? दैट फोर्स बिकॉज ऑफ द जो बुक हम लोगों ने जिस सरफेस पे रखा है, वो सरफेस के ऊपर वो सरफेस का जो फ्रिक्शन है या फिर जो सरफेस का इरेगुलरिटी है, उसकी वजह से वो बुक मूव नहीं कर रहा है।
So because of that we call it as a frictional force. और ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं इसको हम लोग सूडो फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्सेस हम लोग अप्लाई नहीं करते, ये फोर्सेस नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस ये फोर्स नेचुरली प्रेजेंट है। ये फोर्स हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, या फिर हम लोगों ने कोई मशीन ऐसा बनाया नहीं है कि जो मशीन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे। दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। So because of that we call it as a pseudo forces. Okay. So this brings us to the third topic, Newton's third law of motion. If you press against a corner of the textbook with the fingerprint, अगर हम लोगों ने फिंगरप्रिंट से अगर कोई भी टेक्स्ट बुक के कॉर्नर को टच किया, अगर हम लोग उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होगा, the textbook pushes you back and makes a small dent on your skin. तो हमारे फिंगरप्रिंट पे एक डेंट पड़ जाएगा और वो जो टेक्स्ट बुक है हमें पीछे पुश करने की कोशिश करेगी। ओके, सो इफ यू पुश इट हार्डर, तो उससे क्या होगा कि ब्लॉक डज द सेम एंड योर डेंट ऑन द स्क्रीन गेट लिटिल लार्जर। तो क्या होगा, उसका फोर्स ज्यादा होगा, उसकी वजह से हमारे स्क्रीन के ऊपर जो डेंट है वो डेंट और लार्जर हो जाएगा। ओके, इन दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट वी कैन सी दैट the general principle of critical importance known as the Newton's third law. इससे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, इफ टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स F12 जो F12 फोर्स है exerted by object 1 on the object 2 is equal in magnitude and opposite in the direction to the force F21. तो अगर हम लोगों ने F12 मतलब क्या है, ये नोटेशन है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कौन सा कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो F फोर्स अप्लाई कर रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसलिए 1 2 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। ओके, जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, F21, दैट इज नथिंग बट that is nothing but F suffix 21, where F is a force, 2 is nothing but जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड 1 is nothing but जिसके ऊपर वो अप्लाई कर रहा है। तो मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो फोर्सेस एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए F12 is equal to नेगेटिव ऑफ F21। सो F12 जितना भी फोर्स हम लोग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, उतना ही अपोजिट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो फोर्स अपने हमारे ऊपर अप्लाई करेगा। सो F12 is equal to negative F21. So in the diagram we can see that कि फोर्स F12 जो सेकंड ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F21। सो यू कैन सी दैट कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, और वो जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सो F12 is equal to negative of F21. Okay, that's it for this lecture. In the upcoming lectures we are going to discuss in detail कि ये न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वो एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ये न्यूटन लॉस को हम लोग रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।